गुलाम रसूल रात को गर्म अंडे बेचकर गुजारा करता तो उसकी बीवी कहती कि मुझे ज़्यादा पैसे दिया करो वरना मुझे तलाक दे दो। तो गुलाम रसूल उसे कहता, सब्र करो, हमारा अच्छा वक्त भी आ जाएगा। लेकिन एक दिन उसकी बीवी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी के साथ भाग गई तो गुलाम रसूल बच्चों को फुटपाथ पर बैठाकर मजदूरी करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चे पढ़ने लगे और कुदरत ने अपना करम किया तो बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए और उन्होंने अपने अस्पताल के इफ्तिताह के लिए गुलाम रसूल को बुलाया। तो वो बीवी को याद करके रोने लगा कि काश वो सब्र कर लेती कि तभी अचानक उसकी नज़र सफाई करने वाले पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वो रात 3 बजे का वक़्त था। गुलाम रसूल ने अपने घर की गली में कदम रखा तो वहाँ बैठा एक आवारा कुत्ता भौंकने लगा। थकन से गुलाम रसूल का बुरा हशर था और सर्दी से उसकी टांगें कपकपा रही थीं। जाते ही गर्म रसाई में सोने का ख्याल उसके कदमों को तेज़ कर गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जेब से चाबी निकाली और बगैर आहट किए दरवाज़ा खोलने लगा। शोर नहीं करता, कहीं समिया जाग ना जाए। गुलाम रसूल ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए सोचा। अंदर खामोशी थी, छोटा सा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। गुलाम रसूल ने अंडों की खाली बाल्टी किचन में रखी। आज जेब में 300 रुपये जमा हो गए थे। आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर गुलाम रसूल अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अगले ही पल ठटक गया क्योंकि सामने दीवार से टेक लगाए उसकी बीवी बैठी थी। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? गुलाम रसूल को खुशगवार हैरत हुई थी। वो जल्दी से जाकर उसके पास बैठ गया। देखो, आज पूरे 300 रुपये जमा हुए हैं। गुलाम रसूल ने पैसे निकालकर उसके सामने किए। समय चंद लम्हे तक वो 300 रुपये हाथ में लिए देखती रही और फिर यकदम उसने वो 300 रुपये उठाकर सामने ज़मीन पर पटक दिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये चंद 100 रुपये। तुम्हें पता है मेरी दोस्त फायज़ा की शादी तय हो गई है। लड़का बड़ा बिजनेसमैन है। वो मुझे आज अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। 2 रोज़ के बाद उसकी शादी है। महंगी मेहंदी बारात वलीमा तीनों दिन जाना है मुझे और मेरे पास पहनने के लिए एक ढंग जोड़ा तक नहीं है। तुम्हारे इन 300 रुपये से मैं क्या जोड़ा खरीदूंगी? समय अचानक मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। गुलाम रसूल दुखी हो गया। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर अपनी सख्त सर्दी में कमाए हुए 300 रुपये उठा लिए। फिक्र मत करो समिया, मैं तुम्हें जोड़े ला दूंगा। कल मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, तुम्हारे एक जोड़े का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। गुलाम रसूल की बात पर समिया अचानक फट पड़ी। कितनी मेहनत कर लोगे तुम? जितना मर्जी तुम ये गर्म अंडे बेच लो, इनसे मेरा खर्चा पूरा नहीं हो सकता। मुझे अच्छे और महंगे जोड़े चाहिए। जहाँ से मर्जी रकम का बंदोबस्त करो। वो रुख मोड़कर लेट गई थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। गुलाम रसूल के दिल को कुछ कुछ होने लगा। वो समिया से बेहद मोहब्बत करता था। वो ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की थी। उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। चचा ने उसे पाला था। शायद इसलिए गुलाम रसूल जैसे गरीब शख्स के साथ उन्होंने समिया को ब्याह दिया। समिया थी तो गरीब, लेकिन उसके नखरे किसी महारानी से कम नहीं थे। वो घर का कोई काम खुशी से ना करती थी। अक्सर वो बाहर से खाना मंगवाती थी। गुलाम रसूल अपने कपड़े खुद धोया करता और खुद ही इस्त्री किया करता था। समिया को तो बस बंद सवर का मेकअप करके घूमते रहना ही पसंद था। हर वक्त वो बस यही शिकवा करती थी कि घर में जदीद किस्म की जायश क्यों नहीं है। समय की फरमाइशें पूरी करने के लिए गुलाम रसूल दिन रात मजदूरी करता था और रात में गर्म अंडे बेचा करता। लेकिन इसके बावजूद समिया की फरमाइशें थी कि ख़त्म होने का नाम ही ना लेती। गुलाम रसूल ने एक दोस्त से कर्जा लेकर समिया को 3 जोड़े दिला दिए। वो बेहद खुश थी हुई, लेकिन उसकी ये खुशी आर्जी थी। वो दोस्त की शादी पर गई और वापस आई तो उसकी ज़बान पर सिर्फ फ़ायज़ा और उसके शोहर का जिक्र था। इतना महंगा जोड़ा पहना था फ़ायज़ा ने अपनी शादी में, और उसके जेवरात पूछो ही मत, वो कितने खूबसूरत और महंगे थे। 1 लाख रुपए वाला वो मोबाइल तोहफे में दिया है। उसके शोहर ने फ़ायज़ा को समिया हसरत भरी निगाहों से गुलाम रसूल को देखते हुए कह रही थी। गुलाम रसूल चुप सा हो गया। मुझे भी मोबाइल चाहिए, महंगे वाला। मुझसे ये अब छोटा बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल नहीं होता। अचानक समिया ने गुलाम रसूल को देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पहले ही वो हज़ारों रुपये कर्ज उठा चुका था समिया के कपड़ों के लिए, और अब समिया की नई फरमाइश पूरी करने की कोशिश करो। समिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं,
मजदूरी और अंडे बेचकर मैं मुश्किल इतना कमा पाता हूँ कि हम लोगों के अखराजात पूरे हो जाते हैं। मैं तुम्हें महंगा मोबाइल कहाँ से दिलाऊं? उसके लहजे में बेबसी थी। समिया ने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप जमीन पर फेंक दिया। देखा, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आखिर दिया ही क्या है तुमने मुझे? अगर तुम इतने ही गरीब थे तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? किसी भी चीज़ के लिए कहती हूँ तो तुम गुर्बत का रोना धोना रोने लग जाते हो। मेरे नसीब में तो कोई खुशी नहीं। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। गुलाम रसूल बेबसी से उसे देखे गया। उसने समिया को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर उसकी एक ही रट थी। उसे फ़ायदा जैसा मोबाइल चाहिए था। थक आकर गुलाम रसूल ने सेन में खड़ी अपनी वाहद मोटरसाइकिल बेची और कुछ रकम दोस्त से उधार लेकर उसे 1 लाख रुपया वाला मोबाइल ले दिया। समिया बेहद खुश हुई। अब उसके पास एक नया मुश्किल आ गया था। दिन पर तैयार होती, मेकअप करती और महंगे मोबाइल से अपनी तस्वीरें खींचती रहती। गुलाम रसूल मजदूरी से थका हारा घर आता तो खाना तक ना बना होता। वो समिया से खाना मांगता तो एकदम शोर मचा देती। घर में सिर्फ आलू और टिंडे रखे हुए थे। मुझसे नहीं खाई जाती ये सब्जी, इसलिए मैंने नहीं पकाई। तुम बाहर से पिज़्ज़ा ले आओ। गुलाम रसूल ठंडी सांस भर के रह जाता और खामोशी से बाहर जाकर समिया का मनपसंद खाना ले आता। दिन गुजरते जा रहे थे। गुलाम रसूल कर्जे के बोझ तले दबता जा रहा था। हालांकि वो जान तोड़ मेहनत करता था। रात 3 साढ़े 3 बजे तक, जिस वक्त वो शदीद सर्दी में गलियों में घूम कर गर्म आटे बेच रहा होता, तो थकन और नींद के मारे उसकी आंखें बंद हो रही होती, लेकिन उसके कानों में समय की कोई ना कोई फरमाइश गूंज रही होती थी। वो अपनी नींद भगाए अंडे बेचता रहता। समिया को अपने दोनों बच्चों तक की परवाह नहीं थी। बड़ा बेटा स्कूल जाने के लिए लायक हो गया था, मगर समिया कोई रकम जोड़ती तो गुलाम रसूल उसे स्कूल में दाखिल करवाता। शदीद मेहनत और नींद पूरी ना करने का नतीजा ये निकला कि उस रोज़ मजदूरी करके गुलाम रसूल घर आया तो उसकी तबीयत शदीद बोझल हो रही थी। तेज़ बुखार से उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। मगर आज समिया की सालगिरह थी। गुलाम रसूल उसके लिए एक छोटा सा केक और बालों में लगाने वाला एक खूबसूरत क्लिप खरीद कर लाया था। अपनी बीमारी को छुपाए वो मुस्कुराता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में सन्नाटा था। सिर्फ गुलाम रसूल के दोनों बेटे सेन में खेल रहे थे। उसने समिया को पुकारा, मगर कोई जवाब ना मिला। वो परेशान होकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही समिया फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। गुलाम रसूल ने मुस्कुराकर उसे देखा, मगर समिया ने घबरा के एकदम फ़ोन बंद कर दिया। आज आप जल्दी आ गए, उसने प्यार से पूछा। गुलाम रसूल ने हाथ में पकड़ा हुआ केक और तोहफा उसकी जानब बढ़ाया। हाँ, आज तुम्हारी सालगिरह थी ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद के लाया हूँ। गुलाम रसूल बेहद खुश था। उसे लगा कि समिया भी खुश होगी, मगर समिया ने मुंह बनाते हुए केक एक तरफ रख दिया और क्लिप को उलट पुलट करके देखने लगी। बस ये तोहफा लाए हो मेरे लिए? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जानते हो, फायजा को उसकी सालगिरह पे उसके शोहर ने क्या तोहफा दिया है? इतनी मोटी सोने की चेन बनवा कर दी है, और तुम मेरे लिए ये 100 रुपये वाला क्लिप लेकर आए हो। मुझे नहीं चाहिए ये। समिया ने क्लिप को खिड़की से बाहर उछाल दिया। गुलाम रसूल हक्का बक्का रह गया। उसने अपने मजदूरी के पैसे बचाकर वो क्लिप खरीदा था। मैं फ़ायदा के शोर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बिजनेसमैन है और मैं अंडे बेचता हूँ और मजदूरी करता हूँ। मैं बस इतना ही तोहफा ले सकता हूँ। गुलाम रसूल ने बेबसी से कहा। तो समिया तो जैसे फट पड़ी। नहीं होता तुम्हारे साथ इतने से पैसों में गुजारा। अब मैं तंग आ गई हूँ। ये गुर्बत भरी ज़िंदगी जीते जीते मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा मेकअप खरीदना है। रोज़ रोज़ आलू भिंडी तोरी जैसी सब्जियां खा खा कर मेरे मुंह का जायका खराब हो गया है। तुम्हारे इतने से पैसों में अब मेरा घर नहीं चलता। अगर तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो मुझे तलाक दे दो। समिया ने मुंह फाड़ कर कहा तो गुलाम रसूल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे अपना बुखार और तबीयत की खराबी भूल ही गई। समिया के मुंह से ऐसी बात उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। समिया तो कमरे से बाहर जा चुकी थी और बाहर सेन में फिरते दोनों बेटों को पूरी तरह
पीटते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी। साथ ही साथ वो रोते हुए ये भी कह रही थी कि साल बाद सालगिरह आती है, मगर लेकिन मजाल है शोहर की जानिब से कोई अच्छा तोहफा वसूल हो। इतने गरीब और नकारा शोहर के साथ रहकर तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। गुलाम रसूल की आंखों में आंसू आने लगे। उसने पक्का फैसला कर लिया था कि कल से वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और सम्या को हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश करेगा। वो उसे खोना नहीं चाहता था। एक हफ्ते के बाद गुलाम रसूल अंडे बेचकर रात को घर आया तो शदीद कड़ारेदार सर्दी पड़ रही थी। उसने अपनी बाल्टी में 2 अंडे बचा कर रखे थे, एक अपना एक समिया का। उसे पता था समिया जाग रही होगी। वो घर के अंदर आया तो वाकई समिया जाग रही थी, मगर हैरानकुन तौर पर वो आज बड़ी खुश लग रही थी। देखो समिया, मैं तुम्हारे लिए एक अंडा लाया हूँ, गुलाम रसूल ने कहा। तो समिया ने बड़े मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और तो तुम कुछ लाते नहीं हो, चलो एक अंडा ही खिला दो। गुलाम रसूल ने नज़रअंदाज कर दिया और अंडा छील कर उसके सामने प्लेट में रख दिया। वो समिया से बातें करने लगा। समिया बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी, मगर किसी ख्याल के तहत वो बार बार मुस्कुरा रही थी। वो आज पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। गुलाम रसूल ने उसका हाथ पकड़ा तो समिया ने अपना हाथ खींच लिया और तभी गुलाम रसूल चूम गया। समिया के गले में सोने की मोटी सी चेन जूझ रही थी। ये क्या है? ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? गुलाम रसूल ने कपकपाते हाथों से समिया की चेन पर उंगली फेरी। वो यकदम यूं घबरा गई जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वो ये चेन दरअसल मुझे मेरी दोस्त फायजा ने दी है। मैंने उसे बताया था कि मुझे सोने की चेन बहुत पसंद है, मगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते कि मुझे चेन दिला सको, इसलिए उसने मेरे लिए चेन बनवा दी। अब वो तो बहुत अमीर है ना, उसका शोहर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक चेन बना दे। बात के आखिर में समय का लहजा हसरत अमेज हो गया था। गुलाम रसूल खामोश सा हो गया। उसे अच्छा नहीं लगा था कि समिया ने किसी और से सोने की ये चेन खरीदी थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें चेन बनवा दूंगा, तुम्हें फायजा से नहीं लेनी चाहिए थी। गुलाम रसूल ने दबे दबे लहजे में कहा, लेकिन समिया को अचानक गुस्सा आ गया। वो यूं ही छोटी बातों पर गुलाम रसूल पर गुस्सा कर जाती थी। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अगले 50 सालों में भी इतने पैसे जमा नहीं हुए होंगे कि तुम मुझे सोने की चेन दिला सको, इसलिए अगर मैंने अपनी खुशी पूरी कर ही ली है तो खुदा के लिए उसे नज़र मत लगाओ। वो एकदम उठी और जाने लगी। गुलाम रसूल घबरा गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुमने ले लिया है तोहफा तो अच्छी बात है, अब यहाँ बैठो, कहाँ जा रही हो? गुलाम रसूल ने समिया का हाथ पकड़ा, मगर वह नाराज़ हो चुकी थी। दोबारा से गुलाम रसूल का हाथ झटकर वो सोने के लिए लेट गई। गुलाम रसूल उसकी पुश्त को घूरता रहा और फिर थक हार कर खुद भी सोने के लिए लेट गया। एक रात गुलाम रसूल के अंडे जल्दी फरोख्त हो गए। वो वक़्त से ज़रा पहले घर की जानब चल पड़ा। अगली गली की नुक्कड़ पर पहुंचते ही वो एकदम चौंका। कोई सारा साया सा उसकी दीवार से कूदकर बाहर निकला था। गुलाम रसूल के पसीने छूट गए। कहीं कोई चोर तो घर में दाखिल नहीं हो गया था। समिया घर में अकेली थी। उसकी सबसे कीमती दौलत तो वही थी। वो तेज़ी से दौड़ता हुआ घर में आया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट डाला। समिया समिया, दरवाज़ा किसी ने ना खोला। अब तो गुलाम रसूल को शदीद परेशानी हो गई थी। उसने कांपते हाथों से जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सेन में खामोशी थी। परेशान सूरत लिए गुलाम रसूल कमरों के अंदर दाखिल हुआ। दोनों बच्चे पुरस्कून नींद सो रहे थे। सामने समिया भी बेखबर सो रही थी। गुलाम रसूल लपक कर उसके पास गया। उसने उसका कंधा हिलाया और उठाया। समिया जागो, क्या घर में कोई आया था? समिया एकदम नींद से जागी और हैरान होते हुए कहने लगी, घर में किसने आना है? तुम ही आते हो रात के वक़्त, और तुम तो अभी आए हो। वो अपनी आंखें मलते हुए कह रही थी। नामालूम क्यों गुलाम रसूल को ऐसे लगा जैसे वो नींद से नहीं जागी, बल्कि वो पहले से जाग रही थी। गुलाम रसूल परेशान सा हो गया था। उसने पूरे घर का जायज़ा लिया। कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी। वो वैसे भी ऐसा कीमती था ही क्या कि चोरी होता। मैंने एक साये को बाहर कूदते हुए देखा था। मुझे लगा घर में कोई चोर आ गया हो। गुलाम रसूल ने कहा तो समिया एकदम घबरा गई। किसने कूदना है घर से बाहर? और यहाँ कौन आएगा?
चोरी करने के लिए। फूटी कौड़ी तक तो है नहीं हमारे पास, बिला वजह वहम पा रहे हो, सो जाओ चुप करके। समिया ने उसे कहा और खुद सोने के लिए लेट गई। कई सोचों ने गुलाम रसूल का अहाता कर लिया था, मगर फिर भी वो सोने के लिए लेट गया। पता नहीं क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे कमरे में किसी मर्दाना परफ्यूम की महक मौजूद थी। मगर उसने अपने ज़हन को झटका और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन वो सुबह मजदूरी पर जाने लगा तो पड़ोस के चचा खैरदीन ने उसे रोक लिया। सिर्फ पैसे कमाने पर ही जोर मत रख गुलाम रसूल, अपने घर पर भी तवज्जो दे। आंखों को खुली रख, तेरी गैर मौजूदगी में क्या होता है क्या नहीं, इस बात का भी कुछ पता लगा ले। चचा खैरदीन की आवाज़ में तनबीह थी। गुलाम रसूल को कुछ समझ ना आया, मगर चचा खैरदीन ने मजीद कोई बात नहीं की थी। वो आगे बढ़ गए थे। गुलाम रसूल मजदूरी पर चला गया। दिन पर चांद और मेहनत करने के बाद वो घर वापस आया। अभी उसे अंडे फरोख्त करने भी जाना था, लेकिन वो खुश था। आज उसे मामूल से ज़्यादा पैसे मिले थे। उसने फैसला किया था कि वो कल समय को ले जाकर उसकी पसंद का जोड़ा दिलाएगा। वो घर में आया तो उसे एक झटका सा लगा। दोनों बच्चे सेन में रोते हुए फिर रहे थे। वो गंदगी में लथड़े हुए थे। गुलाम रसूल ने पूछा कि अम्मी कहाँ हैं, मगर दोनों बच्चे रोते हुए गुलाम रसूल से लिपट गए। पता नहीं अम्मी कहाँ है। बड़ा बड़ा बेटा 4 साल का हो रहा था, मगर उसकी हालत भी बुरी थी। गुलाम रसूल ने अंदर कमरों का जायजा लिया, वहाँ कोई नहीं था। वो हैरान हो गया। समय तो उस वक़्त कहीं नहीं जाया करती थी, शायद मोहल्ले में कहीं गई हो। गुलाम रसूल ने खुद को तसल्ली दी और अलमारी खोलकर अपने लिए कपड़े निकालने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। अलमारी में समिया के कपड़ों वाला हिस्सा खाली था। उसका दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से समिया की बाकी चीज़ों का जायजा लिया। वहाँ उसकी चूड़ियाँ, मेकअप, ज्वेलरी कुछ भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि समिया जो चादर अपने ऊपर ओढ़ा करती थी वो भी नहीं थी। गुलाम रसूल बौखलाकर बाहर निकला और तभी दरवाजे से चचा खैरदीन अंदर दाखिल हुआ। तुझे कहा था गुलाम रसूल, अपने घर पर भी तवज्जो दे। तेरी बीवी आज एक बैग लेकर किसी मर्द के साथ जाती हुई नजर आई है। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो दोनों रिक्शे में सवार हो गए। ये दोनों बच्चे घर में रो रहे थे। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो घर से भाग गई है। गुलाम रसूल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मान ही नहीं सकता था कि उसकी प्यारी बीवी उसे छोड़कर किसी मर्द के साथ फरार हो गई है। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। दोनों बच्चे रोते हुए बाप के पास आ गए थे। बाप को इस तरह रोता देखकर वो दोनों भी सहम गए। चचा खैरदीन ने आगे बढ़कर गुलाम रसूल के कंधे पर हाथ रखा और उससे तसल्ली दी, मगर गुलाम रसूल की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। समी उसे इतना बड़ा धोखा दे गई, वो ये बात मान ही नहीं सकता था। वो एक दफ़ा फिर अंदर कमरे में आया और तभी उसे दराज में रखा हुआ एक खत मिल गया। उस पर लिखा था, मेरे सामने एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है। मैं ये सारी ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस कर नहीं गुजारा कर सकती, इसलिए मैं एक अमीर शख्स के साथ जा रही हूँ। गुलाम रसूल ने खत फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। वो समय को भूल जाना चाहता था, मगर बहुत मुश्किल था। उसके दोनों बच्चे छोटे थे, उन्होंने माँ की बेहद ज़रूरत थी। गुलाम रसूल अगर उनके साथ घर पर रहता तो पैसा कौन कमाता। ज़ाहिर है उसे बच्चों के अखराजात तो पूरे करने ही थे। ना चाहते हुए भी गुलाम रसूल ने कड़ा फैसला कर लिया। सख्त सर्दी के दिनों में वो अगली सुबह जागा तो उसने दोनों बच्चों को भी तैयार कर लिया। वो रोड पर मजदूरी करने के लिए बैठा तो दोनों बच्चे उसके साथ बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद उसे काम मिल गया। वो दोनों बच्चों को अपने साथ ही अपने काम पर ले गया। बच्चे दिन भर उसके साथ खेलते रहते। जिस घर में काम होता, मालकान जब जो दो छोटे बच्चे गुलाम रसूल के साथ देखते तो उन्हें बड़ी हमदर्दी होती। वो बच्चों को खिलाते पिलाते और अक्सर औकात उन्हें नए कपड़े भी दे देते। गुलाम रसूल के दिन कटने लगे। अब तो वो यही करता, बच्चों को रोज़ अपने हमरा ले जाया करता। न जाने किस्मत गुलाम रसूल पर मेहरबान हो रही थी या नहीं। गुलाम रसूल को रोज़ाना अच्छा काम मिलने लगा। पहले तो उसके ज़्यादातर पैसे समय की फजूल फरमाइशों में उजड़ जाया करते थे और वो कर्ज के बोझ तले दबा रहता था, मगर अब उसे हर वक्त बचत ही बचत होने लगी। रफ्ता रफ्ता उसने अपना सारा कर्ज उतार दिया। 1 साल हो गया था बच्चों को उसके साथ जाते। अब वो इतने बड़े हो गए थे, गुलाम रसूल उन्हें स्कूल में दाखिल करवा सकता था। उसके पास अच्छी खासी रकम भी जमा हो चुकी थी। गुलाम रसूल ने दोनों बच्चों को बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में
दाखिल करवा दिया। बच्चे स्कूल जाने लगे। गुलाम रसूल ने एक मुलाजमा का बंदोबस्त भी कर दिया था। बच्चे जब स्कूल से घर आते तो मुलाजमा उन्हें खाना पका दिया करती। खुद गुलाम रसूल शाम तक वापस आता तो उसकी जेब में अच्छे खासे पैसे मौजूद हुआ करते थे। यूं ही दिन गुजरने लगे। बड़े होते चले गए। दोनों लायक थे। 20 साल का अरसा पलक झपकते में गुजर गया। गुलाम रसूल के जहन से समिया कभी ना निकली, ना ही वो कभी पलट कर वापस आई। मगर गुलाम रसूल के दोनों बच्चों ने अपने बाप का मान रख लिया था। आज दोनों बच्चों की मेडिकल की डिग्री मुकम्मल हो गई थी। दोनों ने स्कॉलरशिप पर मेडिकल की आला तालीम हासिल की थी। इसके साथ साथ वो लोग ऑनलाइन काम भी करते रहे थे। गुलाम रसूल उसके बच्चों के पास बेशुमार दौलत जमा हो चुकी थी। बूढ़ा गुलाम रसूल अपनी खुशी के आंसू को रोक नहीं पा रहा था जब उसका बड़ा बेटा साजिद उसके पास आया। पापा, अब मैं और छोटा दोनों ही डॉक्टर बन गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों लोग अपना अस्पताल खोल लें। हमारे पास इतना पैसा तो है ही। मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ मिलकर एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। ये सब आपकी की हुई मेहनत का नतीजा है। और आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। साजिद ने बाप का हाथ चूमते हुए कहा। गुलाम रसूल की आंखों में आंसू उतरने लगे। गुजरे बरस की शदीद मुशक्कत ने उसे कमज़ोर कर दिया था, लेकिन बेटे काबिल निकले थे, उस बात का फ़ख्र उसका सर बुलंद कर देता था। दोनों लड़कों ने अस्पताल की तमीर शुरू करवा दी। सालों का काम महीनों में मुकम्मल हो गया और जल्द अस्पताल की शानदार इमारत बनकर तैयार हो गई। उसे शहर की पोश इलाके में बनाया गया। बड़ा सा अस्पताल था। गुलाम रसूल के दोनों बच्चों ने अस्पताल का इफ्तिताह करवाने के लिए अपने बाप को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। कई लोगों के मजमे में गुलाम रसूल ने कैंची से चाप फीता काटा तो खुशी से उसके हाथ लर्ज रहे थे। सब लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। मगर अचानक गुलाम रसूल रोने लगा। उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। क्या हुआ अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? साजिद ने पूछा। मगर गुलाम रसूल फूट फूट कर रोता रहा। मुझे बहुत अफसोस है। आज अगर तुम्हारी माँ हमारे साथ होती तो यकीनन खुश होती। अगर वो थोड़ा सा और सब्र कर लेती तो उसके सब्र का फल उसे मिल जाता, लेकिन उसने मुसीबत के दिनों में मुझे छोड़ दिया। गुलाम रसूल फिर से रोने लगा था। दोनों बच्चे अफसरदा हो गए, मगर उन्हें अपनी माँ से कोई हमदर्दी नहीं थी। सब लोग अस्पताल के अंदर जाकर इमारत को देख रहे थे। गुलाम रसूल भी अपने आंसू पूछते हुए आगे बढ़कर हर चीज़ का जायजा लेने लगा। वो एक राहदारी से गुजर रहा था, अपने ही ध्यान में गुम था कि अचानक सफाई करने वाली एक औरत से टकरा गया। माफ़ कीजिएगा सर, मैंने आपको देखा नहीं। दरअसल मेरी नज़र कमज़ोर है। सफाई करने वाली औरत वजाहत दे रही थी। गुलाम रसूल चौंका। ये आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने पलट कर गौर से देखा। सामने खड़ी औरत ने बदरंगे पुराने से कपड़े पहन रखे थे, जिस पर जगह जगह पेबंद लगे हुए थे। पैरों में पुरानी सी टूटी फूटी चप्पल थी। आंखों पर नज़र का चश्मा लगा हुआ था। सर के सारे बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। वो फर्श पर पोंछा लगा रही थी। हड्डियों का ढांचा और बेहद लागत थी। मगर गुलाम रसूल पूरी तरह से चौंका। उसने उसे पहचान लिया था। क्या तुम समिया हो? उसने बेख्तियार आगे बढ़कर पूछा। लगाती हुई औरत से कहा। वो औरत पूरी तरह से चौंकी। वो वाकई समिया ही थी। उसने गौर से गुलाम रसूल को देखा और उसके चेहरे पर हैरत फैल गई, क्योंकि गुलाम रसूल उस वक्त ब्रांड का एक शानदार सूट पहने हुए खड़ा था। शानदार खुराक और अच्छे रहन सहन ने उसकी उम्र को जैसे छुपा दिया था। वो समिया से आधी उम्र का मालूम हो रहा था। समिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक ही उसने पूछा, एक तरफ फेंक दिया और दोनों हाथ गुलाम रसूल के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो गुलाम रसूल, तुम्हें छोड़कर जाने के बाद तकदीर ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। शायद तुम्हारी पुरखलूस मोहब्बत को धोखा देने का यही सिला था जो मुझे मिला। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। गुलाम रसूल ने एक ठंडी सांस ली। समिया कह रही थी, मैं अपने जिस आशना के साथ भागी, उसने मुझसे शादी करने का तो वादा किया था और ये भी कहा था कि कोर्ट से मुझे खुला दिलवा देगा। चंद दिन तो उसने मुझे होटल के कमरे में रखा और मुझसे खूब प्यार किया, लेकिन फिर एक रोज़ गायब हो गया। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने बहुत दिनों तक उसका इंतज़ार किया। आखिर एक रोज़ होटल वाले मुझसे आकर कमरे का किराया मांगने लगे।
मैं बेहद परेशान थी। मैंने अपने सामान की तलाशी ली और मेरे हवास गुम हो गए, क्योंकि मेरा सामान में मौजूद सोने की वो कीमती चेन भी गुम हो चुकी थी, जो उसी ने मुझे दी थी। और उसे ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा वही आशना था। होटल वालों ने मुझे कमरे से निकाल दिया। मेरे पास रहने का और कोई ठिकाना तो था नहीं। मैंने सोचा कि वापस आ जाती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। यकीनन तुम मुझे माफ़ कर देते। मैं होटल से निकली। रास्तों का तो पता नहीं था। यूं ही सड़कों पर घूमते हुए मैं अपने इलाके का पता पूछती रही। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से किसी ने मुझे नज़र में रख लिया। और यूं ही सड़कों पर घूमते ही अचानक किसी ने मुझे अगवा कर लिया। जिसने मुझे अगवा किया था उसने मुझे एक तवाइफ के कोठे पर ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। काफ़ी अरसे तक मैं वहाँ पर मजबूत रही। और जब उन्हें एक मुनाफा बख्श खरीदार मिला तो उन्होंने मुझे उसके हाथ बेच डाला। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरी जगह पर एक लंबे अरसे तक मैं फ़रोख्त होती रही। और जब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई तो उन्होंने मुझे सड़कों पर फेंक दिया। अब वापस आने के लिए मेरे पास कोई वजह ही नहीं बची थी। मुझे लगा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही होना चाहिए था। अब मैं वापस आकर तुम्हारे जैसे नेक इंसान के साथ ज़्यादती तो नहीं करना चाहती थी। इसीलिए खामोशी से सड़कों में सफाई का काम करने लगी। इस अस्पताल में काम मिला तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बच्चों का अस्पताल है। ये सब मेरा अपना किया धरा है कि मेरे बच्चे एक शानदार अस्पताल के मालिक हैं और मैं सड़कों पर झाड़ू लगाती हूँ और एक झोंपड़ी में रहती हूँ। समय की बात सुनकर गुलाम रसूल को बेहद अफसोस हुआ था। समय अपने बच्चों का पूछ रही थी, मेरे बच्चे अब कैसे हैं? वो दोनों तो बड़े हो गए होंगे। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दोनों बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं। मैंने सुना है सब लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। गुलाम रसूल के दिल में समय के लिए कोई हमदर्दी तो नहीं थी, मगर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनकी माँ से मिलवा दिया। समिया फूट फूट कर रोने लगी और सबसे माफ़िया मांगने लगी। गुलाम रसूल के दोनों बच्चों को अपनी माँ से हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने रिश्ते के नाते माँ को एक बेहतर रहाइश और खाना पीना मुहैया कर दिया। गुलाम रसूल ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन वो दोबारा कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जो औरत पूरे दिनों में साथ ना दे, अच्छे दिनों में भी साथ रहने का कोई हक नहीं बनता था। समय को शदीद पछतावा हुआ था कि उसने मुश्किल के दिनों में गुलाम रसूल का साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी लालच और फजूल की ख्वाहिशों से उसका जीना दोबर किए रखा। वो रात पर सोने वाले हुए रोते हुए बस आह भरती थी कि काश वो इन दिनों में सब्र कर लेती तो आने वाले अच्छे दिनों में आज वो गुलाम रसूल और अपने बेटों के साथ शरीक होती। और वो बदकिस्मत थी कि जिसने अपने हाथों से फूलों भरे रास्ते को छोड़कर एक कांटों भरी दलदल का इंतखाब किया था।